अंडरग्राउंड बैम्बू विलेज। मार्कापुर के गांव में देवानंद कहकर एक धनवान रहता था। उसको लक्ष्मी कहकर बीवी और संतोष कहकर एक बेटे थे। देवानंद को कई तरीके के व्यापार थे। और बहुत सारे एकड़ का जमीन भी थे। देवानंद का उम्र होने के वजह से संतोष पिता के सारे व्यापार खुद संभालने लगा। संतोष को मां कहे तो बहुत प्यार था। उनके घर में हमेशा पूजा और व्रत करते हुए, स्वामी लोगों को आदर करते हुए, गरीब लोगों को दान करते रहते थे। संतोष व्यापार में तनावग्रस्त हुआ तो अकेला उनके खेत में जाकर उधर थोड़े देर के लिए आराम करने का आदत था। एक बार संतोष उनके बगीचे में गया। उधर का वॉचमैन को बुलाकर, क्यों भाई, इधर बहुत सारे बैम्बू के पेड़ रहना चाहिए है ना, लेकिन थोड़े ही दिख रहे हैं, क्यों? तुमने काट लिया तो नहीं? कहा। तब वो आदमी, नहीं बाबूजी, मैंने तो नहीं काटा है। आजकल पता नहीं क्यों वे पेड़ जड़ों के साथ गायब हो रहे हैं। कौन ये काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है बाबूजी। कहा। तब संतोष, तुम्हें इधर रखवाले के लिए इसलिए ही तो रखा था ना, सोने के लिए तो नहीं। तुम्हें पता नहीं ना मुझे पेड़ पौधों से कितना प्यार है, और एक बार ऐसा पेड़ गायब हुआ तो अच्छा नहीं रहेगा, बता रहा हूँ। ऐसा गुस्से से कहा। एक दिन पूजा कर रही लक्ष्मी चक्कर आकर गिर गई। संतोष घबराकर डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आकर मां का जांच करके, मुझे माफ कीजिए, इनको ब्लड कैंसर 3rd स्टेज में है और 3 महीनों से ज्यादा नहीं जी सकती है, कहकर चला गया। तब संतोष और देवानंद बहुत दुखी हुए। संतोष तो माँ के पास ही 24 घंटे बिताने लगा। तब लक्ष्मी, हर किसी को एक ना एक दिन मरना ही होगा बेटा, मेरे बारे में तुम ज्यादा चिंता मत करो। तुम्हारा शादी करने के लिए सोची थी, लेकिन इतने में ऐसे, कहकर बहुत दुखी हुई। एक दिन संतोष मन की शांति के लिए बगीचे में गया। उधर एक पत्थर पर बैठकर सोच रहा था। तभी एक बैम्बू से बनाया इंसान का आकार बैम्बू पेड़ों को काटकर उन बैम्बू को सर पर लगाकर जाते हुए नजर आया। संतोष हैरान होकर उसका पीछा किया। वो आकार ऐसा जंगल में जाने लगा तो संतोष उसका पीछा पीछा जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वो एक पेड़ में एक दरवाजा खोलकर अंदर गया। वो देखकर संतोष चौंक गया। वो भी उस पेड़ के अंदर गया। अंदर सीढ़ी के पास खड़ा होकर देखने लगा तो उधर बैम्बू से बनाया एक गांव था। उधर घर, लोग, वाहन सब कुछ बैम्बू से ही बनाए हुए थे। वो ऐसे उनको देखते हुए सीढ़ियों से उतरने लगा और गलती से उसका पैर फिसलकर नीचे गिर गया। तब सब बैम्बू के लोग लकड़ियों से और तीर को पकड़कर संतोष को घेर लिए। तब संतोष, दया करके मुझे कुछ मत कीजिए, असल में आप है कौन? मेरे बगीचे में से बैम्बू को क्यों चुरा रहे हैं? पूछा। तब उन बैम्बू लोगों का नायक, ओहो, ऐसा है तो वो बगीचा तुम्हारा है क्या? हम केवल तुम्हारे बगीचे में ही नहीं, जहाँ पर भी बैम्बू मिलते हैं इधर लाते हैं। हम आपके जैसे गर्भ से नहीं निकलते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं। इस धरती पर हमारे बैम्बू का पेड़ हर रोज कम होते जा रहे हैं, इसलिए चुराना पड़ रहा है। वो सब तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में मरने से पहले तुम्हें जानना है ना। कहा। तब संतोष, मुखिया जी, मैंने अपने खेत में कभी भी बैम्बू पेड़ तो क्या, किसी भी पेड़ को तो नहीं काटा है। मुझे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। मेरी माँ आखिरी पल में है, उसके पास मुझे रहना है। दया करके मुझे छोड़ दीजिए। उनके गुजरने के बाद मुझे इस दुनिया में कोई भी जरूरी नहीं है। मैं आपके लिए मेरे खेतों में बैम्बू का पेड़ को ही उगाता हूँ, बाद में खुद आकर आपके हाथों में मर जाता हूँ। मुझे वापस भेज दीजिए, कहकर रोने लगा। ये सुनकर सब बैम्बू लोगों का मन पिघल गया। क्या हुआ है कहकर पूछा तो संतोष जो हुआ वो सब बताया। तब बैम्बू का नायक, हमें माफ करो बाबू, तुम्हारे बगीचे में से पेड़ काट कर तुमको ही मारने के लिए देखना बहुत पाप है। तुम्हारा माँ के ऊपर तुम्हारा प्यार को देखकर मेरा मन पिघल गया है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे पास संजीवनी का दवाई है। अगर तुम उसे माँ से पिलाया तो उसका बीमारी एकदम चले जाएगी। कहकर एक बैम्बू में दवाई डालकर संतोष को दिया। संतोष उनको प्रणाम करके उधर से निकल पड़ा।
घर आकर माँ से उस बैम्बू का दवाई पिलाते ही माँ का बीमारी ठीक होकर वो उठकर बैठी। संतोष बहुत खुश होकर माँ को गले मिला। उसका पिता भी बहुत खुश हुआ। उस दिन से संतोष उनके सारे खेतों में बैम्बू का पेड़ ही उगाने लगा। बुक्कट गोरी बहू कंजूस सास काली बहू। बैंड्रा नाम के गांव में गौरव सविता नाम के पति पत्नी को नरेश रमेश नाम के 2 बेटे थे। सविता रमेश की शादी बिंदु नाम की अमीर घर की लड़की से करवाई, लेकिन नरेश अपने बचपन की दोस्त श्वेता से शादी किया। इससे सविता बिंदु की देखभाल अच्छे से करती थी, लेकिन श्वेता काली होने के कारण उसके साथ ठीक से नहीं पेश आती थी। उससे श्वेता बिल्कुल नहीं पसंद थी। एक दिन बेटे नरेश को बुलाकर उससे सविता, रे नरेश, क्यों मेरी इज्जत खराब किए? वो काली कलूटी को लाकर मेरी बहू बनाकर मुझे क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो रे? यूं बोली। नरेश, माँ ऐसे क्यों सोचती हो? मेरी पत्नी है, मुझे कुछ नहीं लगता है तो आपको क्यों? वैसे वो मेरी बचपन की दोस्त है। माँ बाप अचानक गुजर गए, उसका मेरे अलावा और कौन है, इसलिए शादी किया। तुम्हें समझना चाहिए। यूं कहा। सविता, बाप रे, बड़ा आया दानवीर कहीं का। देखो तुम कितने भी अच्छे हो उतने पागल भी हो। देखते रहो, तुम्हारी पत्नी को मैं घर से नहीं निकलवाई तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। हाँ, यूं बोली। नरेश, तुम्हारी मर्जी है माँ, जो करना चाहती हो कर लो, लेकिन जो भी करोगी आगे का परिणाम के बारे में सोचकर करोगी तो अच्छा होगा। कहकर वहां से चले गया। उसके बाद सविता बिंदु को सारे किस्म के सब्जियां बनाकर खिलाती थी। श्वेता को खाने के लिए एक रोटी भी नहीं देती थी, फिर भी श्वेता बुरा नहीं महसूस करती थी। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद श्वेता बिंदु दोनों गर्भवती है ये जानकर उनके पति बहुत खुश हुए, लेकिन सविता दोनों बहुओं को अलग अलग रूप से ही देखती थी। बिंदु को अलग अलग किस्म के पकवान बनाकर देती थी, लेकिन श्वेता को तो ठीक से खाने तक भी नहीं देती थी। बेचारी श्वेता हमेशा दुखी रहती थी। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद डॉक्टर से मिलकर सविता से श्वेता, देखिए माँ जी, आप सिर्फ मेरी तरफ नहीं आपके बेटे की तरफ भी अन्याय कर रहे हैं। खाना कम खाने पर बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं होता है, ऐसे डॉक्टर ने कहा। यूं बोली। सविता, कौन हो तुम जो मुझे सिखाने चली? देखो घर पर तुम्हारे और मेरे बीच कोई संबंध नहीं है, जो करना है कर लो, तुम्हें मैं एक गिराई भी नहीं दूंगी खाने का। यूं बोली श्वेता। ठीक है, आप इसी बात पर रहिए, मेरे बच्चे के लिए क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ, कहते हुए गुस्से से वहाँ से चली गई। उस रात नरेश से श्वेता जो भी सविता ने किया वो सब बताई। वो सुनकर नरेश श्वेता को जैसे मन में आए वैसे करने के लिए कहा। फिर श्वेता उसके लिए एक कामवाली रखकर उससे अलग अलग किस्म के पकवान बनवाकर खाने लगी। वो देखकर श्वेता से सविता, श्वेता, मेरे घर में कामवाली को रखकर बड़ा बिल्डअप दे रही हो, चुपचाप इस कामवाली को यहाँ से भेज दो। यूं बोली श्वेता। देखिए सासू माँ, ये आपका घर है सही है, लेकिन जो मैं खर्च कर रही हूँ वो हर पैसा मेरा है, मेरे खुद का है। बिंदु के लिए आप हो इसीलिए कामवाली की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे कामवाली की जरूरत है इसीलिए रखा है। इस बात पर आपने कुछ ज्यादा कहा तो मैं कल ही दूसरे घर चली जाऊंगी। सोच लीजिए, आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा। ये सब गौर करते हुए सविता के पास कामवाली आकर, माँ जी, आपका प्रमोशन मिला है या मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो भी हो, आपके घर में कामवाली तो आप भी हो, दोनों एकदम बराबरी तो है। कल से आप क्या खाना बना रही हैं मुझे भी कहिए। श्वेता माँ के लिए आप जो बना रहे हैं उससे कई ज्यादा अच्छी चीजें बनाकर दूंगी और अच्छी तारीफ कमाऊंगी, तब वो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी देंगी। यूं बोली। तब सविता, क्या तुम घर में कामवाली हो तो इस घर में तुम और मैं एक हो गए? रुको, तुम्हें एक दिन में सबक सिखाऊंगी। यूं बोली कामवाली। देखिए, दोनों बहुओं को अलग अलग तरीकों से देखोगे तो घर कहाँ रहता है। एक और बात शायद आप नहीं जानती, मैं तुम्हारे बारे में अपने पड़ोसी घर वाले से बोली तो खूब खरी खोटी सुनाती रह गई आपको। तो वही नहीं, आपके पैर नहीं रहेंगे ऐसे श्राप भी देने लगी, जानती हो। यूं बोली सविता। एक कमीनी, मेरे पे तुम क्यों खुन्नस निकाल रही हो? इसीलिए क्या मेरे पैर आजकल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? हे भगवान, कहते हुए गुस्से से अंदर चली गई।
उस रात बिस्तर पर सोते हुए मन में सविता। बाप रे, ये श्वेता के मामले में मुझे सतर्क रहना होगा। ऊपर से ये दूसरी जगह चले जाने की भी सोच रही है। अगर उसने ऐसे कर दिया तो पूरी तरह से बेटे के पास हो या गांव के लोगों के सामने मैं ही बुरी बन जाऊंगी, यूं सोची। इससे अगले दिन से वो श्वेता की भी अच्छे से देखभाल करने लगी। वो देखकर नरेश खुशी नहीं बल्कि उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए श्वेता की खूब प्रशंसा किया।